नमस्कार, सवाल इंडिया के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, उन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो उन्होंने अपनी याचिका लगाई थी उस पर सुनवाई की। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब सुनवाई 29 अप्रैल को होगी और तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक ने कहा कि पूरा भरोसा है कि अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। एक प्रक्रिया होती है और आपको उससे गुजरना होता है। जो भी न्यायपालिका निर्धारित करेगी हमारे लिए वो सर्वमान्य होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अभी राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, मेरे साथ आशीष भार्गव हैं जो कि हमारे सीनियर एडिटर लीगल न्यूज़ हैं। आशीष जी, कोर्ट के जो सुनवाई हुई है उसके दौरान क्या हुआ, विस्तार से बताइए। जी देखिए, विस्तार की तो सुनवाई चली नहीं, मुश्किल से 2 या 3 मिनट सुनवाई चली। यहाँ पर बड़ी उम्मीदें लेकर अरविंद केजरीवाल आए हैं और उनको उम्मीद होगी कि आज कुछ उनको अंतरिम राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की ये बेंच है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वो नोटिस इसमें इशू करेंगे। तो यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी अपीयर हुए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उनका ये कहना था कि वो केस के तथ्य बता रहे थे कि थोड़ी देर 4-5 मिनट में बोलना चाहते हैं, लेकिन बेंच ने कहा कि इन दलीलों को आप बहस के लिए, सुनवाई के दौरान जो बहस होगी उसके लिए बचा कर रखें। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ईडी को नोटिस जारी किया है। जल्द सुनवाई की मांग इनकी तरफ से की गई थी कि शुक्रवार को ही सुनवाई कर लें, क्योंकि 19 तारीख से को पहला चरण है। वो प्रचार में जाना चाहते हैं, उनको रिलीज किया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आमतौर पर वो इससे भी लंबी तारीख देते हैं, लेकिन इस मामले में वो जल्द तारीख दे रहे हैं। 29 अप्रैल के हफ्ते में, जो 29 अप्रैल से हफ्ता शुरू होगा, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। 24 अप्रैल तक ईडी को जवाब देना है। 27 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। 29 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल का हफ्ते में इस मामले की सुनवाई होगी। यानी फिलहाल किसी भी तरह की अंतरिम राहत या रियायत केजरीवाल को नहीं मिली है और फिलहाल तब तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। क्या ये कहना ठीक होगा कि ऐसी उम्मीद भी, क्योंकि आप सालों से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद भी थी नहीं कि एकदम से अरविंद केजरीवाल आएंगे और सुप्रीम कोर्ट एकदम से जो है उनकी मांग पर जो है कुछ एक्शन ले लेगा? क्योंकि पीएमएलए का केस है, माना तो यही जा रहा था कि पहले नोटिस होगा ईडी को और ईडी की बात सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। जी देखिए, यही एक तरीका होता है। यहाँ एक्स पार्टी इतनी जल्दी से नहीं होता कि एक पक्ष को सुने बिना आप कोई फैसला दे दो। ये एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है। बहुत रेयर चांसेस में, रेयर केसेस होते हैं, खासतौर पर वो भी तब जब कोई व्यक्ति जेल जाने की नौबत जिसकी आ जाए। जो पहले से जेल में है उस पर तो एक्स पार्टी नोटिस करना सुप्रीम कोर्ट के लिए, एक्स पार्टी को आदेश देना बहुत मुश्किल होता है, एक पक्षीय आदेश। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके लिए नेचुरल जस्टिस इसको बोलते हैं। इसलिए ईडी को नोटिस हुआ है, ईडी अपना पक्ष रखेगा और उसके बाद ये सुनवाई होगी। तो लिहाजा, लेकिन आप हमें देखना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में भी यही कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी यही कह रहे थे, चुनाव सिर पर है, उनको रिहा किया जाना चाहिए। वो चुनाव में प्रचार करना चाहते। इधर मनीष सिसोदिया भी चुनाव प्रचार में जाने की बात कर रहे थे, उन्होंने भी एक निचली अदालत में एप्लीकेशन लगाई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है ना, ये बड़ा क्रुशल है, ये एक अहम टाइम फैक्टर है, क्योंकि चुनाव सिर पर है। जितने दिन केजरीवाल जेल में रहेंगे उनको राहत नहीं मिलेगी, निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर उनको नुकसान होगा। लेकिन अदालत कानून से चलती है और कानून के हिसाब से आज नोटिस हो गया है। ईडी को अपना जवाब 24 अप्रैल तक जारी करें। धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता और अपने वरिष्ठ सहयोगी आशीष भार्गव के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की। तिहाड़ जेल के टॉप सोर्सेज ने बताया है कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की मुलाकात पूरी तरीके से जेल मैनुअल के हिसाब से कराई गई थी। किसी भी आम कैदी की तरह ही शीशे के पार से मुलाकात कराई गई। भगवंत मान के मुताबिक बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का हालचाल पूछा। साथ ही भगवंत मान ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे? आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक ने कहा कि मुलाकात के दौरान केजरीवाल का एक ही सवाल था कि दिल्ली के जो सारे काम हैं वो रुकने नहीं चाहिए।
आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करो भाई। मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते से वो 2 मंत्रियों को बुलाएंगे और 2 मंत्रियों को बुलाकर दिल्ली के सारे कामों का रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं सभी विधायकों से मिलूं और सभी विधायकों से मिलकर उनको ये कहूं, उनका केजरीवाल साहब का ये मैसेज उनको दूं कि वो अब अपने गली गली में घर घर में अपने एरिया में जाके जनता से मिले। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। आज तक जितनी सेवा करते आ रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा सेवा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्दी बाहर आएंगे और जब भी वो बाहर आए जो 1000 रुपये प्रति महीना सभी महिलाओं को देने का वो वादा और बजट पास जो उन्होंने किया है उसको वो पूरा करेंगे। मतलब पूरे समय वो सिर्फ यही पूछते रहे कि दिल्ली की जनता कैसी है, जनता कैसे है, जनता में क्या चल रहा है, सब सुखी तो है ना। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केरला में वायनाड में चुनावी रैली की। राहुल गांधी वायनाड से ही लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने घोषणा पत्र में साफ कहा है कि पूरे देश में किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोगों को एक दूसरे से नफरत करने और लड़ने की जरूरत नहीं है। देश तभी महान हो सकता है जब वह एकजुट हो और मिलकर काम करे। There are many histories in India, many languages in India, many religions in India, many ideas in India that are all helping build this country. To impose one idea, one language, one leader on this country is an insult to every single Indian. Why should Kerala be ruled from Nagpur? Who are they? Kerala should be ruled from here, from the streets, from the villages of Kerala. കേരളത്തിലെ തെരുവുകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ്, കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് കേരളത്തെ ഭരിക്കേണ്ടത്. നാഗ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളല്ല കേരളത്തെ ഭരിക്കേണ്ടത്. The closer the government is to the grassroots, the closer the government is to the people, the more effective. वहीं कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी एक और लिस्ट जारी की है। इसमें 10 उम्मीदवारों की जो पुष्टि है वो की गई है। पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उसके बाद से उन्होंने लेफ्ट पार्टी से चुनाव भी लड़ा बिहार में और चुनाव हारे पिछले 2019 के चुनाव में। अब उन्हें दिल्ली में मौका दिया जा रहा है। जालंधर से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को उतारा गया है। खास बात यह है कि कन्हैया कुमार बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कन्हैया कुमार 37 साल के हैं और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में बतौर प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया है। वो भोजपुरी एक्टर, सिंगर और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं। कन्हैया कुमार ने पिछली बार लेफ्ट के टिकट पर बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो अब लेफ्ट का दामन छोड़ के कांग्रेस का हाथ पकड़ चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक गठबंधन में लड़ रही है, जिसके तहत कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं। वहीं आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है। कोई ना कोई तो सामने होगा ही जब चुनाव हो रहा है। इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। 40 दिनों के भ्रमण पे जो लोग आए हैं इस चुनाव में, वो लोग जब आएंगे तो हमारे क्षेत्र में 14,600 करोड़ का जो कार्य हुआ है वो तो देखेंगे ही। वैसे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले लोग वो कितनी
दिल्ली और दिल्ली के लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, जो देश का सम्मान नहीं कर सकते, सेना का सम्मान नहीं कर सकते। वहीं कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मनीष कुमार। कन्हैया अब बिहार से दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करेंगे। इस बार उनका मुकाबला मनोज तिवारी से होगा। मनोज तिवारी कभी बिहार की राजनीति में सक्रिय होते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई सारे चुनाव क्षेत्रों से उन्होंने अपनी जोर आजमाइश की थी। लेकिन जहां तक कन्हैया का सवाल है तो कन्हैया ने निश्चित रूप से बेगूसराय से चुनाव तो जरूर लड़ा था, लेकिन बाद के दिनों में वो बिहार की राजनीति में कभी उतने ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखे। और उसका एक बड़ा कारण ये बताया जाता है कि सीपीआई जिस पार्टी के सिंबल पर उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसके नेताओं से उनकी कभी नहीं बनी। और उनका एक तरह से बिहार की राजनीति में भी, चूंकि बिहार में विपक्ष की राजनीति करना चाहते थे और जो विपक्ष की राजनीति के धुरी हैं तेजस्वी यादव, उनसे भी उनकी कभी बनी नहीं। उनके साथ में कभी भी उनका कोई राजनीतिक अलाइनमेंट नहीं हो पाया और उसके कारण बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें बिहार के किसी सीट से चुनाव लड़ाएगी, लेकिन आखिरकार वहाँ भी बात नहीं बनी और तब उन्हें दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो प्रवासी बिहारी हैं उन वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए कन्हैया को आगे किया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि कन्हैया के समर्थक भी मानते हैं कि कन्हैया भले ही बहुत अच्छे स्पीकर हों, लेकिन ज़मीन की राजनीति में उन्होंने कभी अपनी बहुत ज़्यादा सक्रियता एक सीमा से ज़्यादा नहीं दिखाई, जिसके कारण उनकी राजनीतिक जो सफ़र है वो उतना आसान आने वाले दिनों में भी नहीं होगा। हाँ, निश्चित रूप से वो भीड़ अच्छी उनके भाषण को सुनने के लिए भीड़ जुटेगी, लेकिन वो भीड़ कितना वोटों में तब्दील हो पाएगा ये तो लोकसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन हाँ, कन्हैया के लिए ये बड़ी चुनौती होगी और ये जीत और हार, इस बार का जीत और हार उनके आने वाले दिनों में या उनकी भविष्य की राजनीति को तय कर पाएगा कि वो आखिर जनता की राजनीति करते हैं या बैकडोर से फिर उन्हें राज्यसभा में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को विचार करना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मणिपुर को बंटने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पर कई सवाल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मणिपुर को कभी भी सम्मान नहीं दिया, हजारों दिन तक यहां ब्लॉकेड रखा। कांग्रेस ने मणिपुर को नाकाबंदी वाला राज्य बना दिया था। मैं आज कह कर जाता हूं, मणिपुर को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। हम मणिपुर को तोड़ने नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात, कोई जितना भी जोर लगा दे, हम मणिपुर को टूटने नहीं देंगे। ये बात मैं आज कह कर जाता हूं। चलिए, तो इस वक्त मणिपुर को लेकर लगातार जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठाती आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी मणिपुर नहीं गए, इसको लेकर विपक्ष हमलावर रहा है। उसी मणिपुर में अमित शाह रैली करते नजर आए। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि कैसे मणिपुर का जो असर था वो नागालैंड जो 7 का राज्य है वहां पर दिखाई पड़ा। चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कुछ खास वहां पर नहीं कर पाई। मिजोरम में अगर हम बात करें, जो 7वें राज्य है, वहां पर भी बड़ी संख्या में ट्राइबल्स जो हैं वो मणिपुर से जनजातीय हैं। उनको अगर हम देखें मिजोरम के चुनाव में, तो वहां पर एक लोकल पार्टी ने इस बार फतेह, वहां पर चुनाव में जीत हासिल की और वहां पर सरकार बनाई। लेकिन ये जो चुनाव है ये महत्वपूर्ण है ये देखने के लिए कि जनता का रुख वहां पर किस तरीके का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर में अपनी जनसभा में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कही है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी
किसी भी कीमत में मणिपुर का डिवीज़न होने नहीं देगी। मणिपुर में जो जाति हिंसा हुई है, उसमें जो संप्रदाय या फिर दो जातियों में के बीच जो अनबन है उसको सुलझाया जाएगा, मगर मणिपुर का डिवीज़न नहीं होगा, क्योंकि कुकीज़ो समुदाय जो है उन्होंने ये मांग रखी है कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए उन लोगों को। कुकीज़ो समुदाय के जो 10 विधायक हैं उन्होंने भी ये मांग रखी है, उसमें बीजेपी के विधायक भी हैं। मगर अमित शाह ने आज इम्फाल में जो रैली थी वो इनर मणिपुर सीट के लिए थी, जो कि मैती मेजॉरिटी है, और जो आउटर मणिपुर सीट है वहाँ पे बीजेपी नहीं लड़ रही है, वहाँ पे उनके ही सहयोगी पार्टी एनपीएफ लड़ रही है। तो अमित शाह ने सीधे तौर से कह दिया है कि मणिपुर की कोई डिवीज़न नहीं होंगी, टुकड़े टुकड़े होंगे करने नहीं देंगे। और ये दावा किया है कि कांग्रेस मणिपुर को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी मणिपुर का जिक्र किया है, मणिपुर का एक नेशनल एजेंडा बनाया है, और इस बार अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर सीधा निशाना साधा है। तो जो इनर मणिपुर सीट है वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अमित शाह ने एक कोशिश की है जो यहाँ पे जो लोगों का जो गुस्सा था सरकार के ऊपर उसको कम करने के लिए उन्होंने जो म्यांमार से लगे हुए बॉर्डर में जो फ्री मूवमेंट रेजिम को ख़त्म करने की भी बात कही है, इलीगल इमिग्रेशन को चेक करने की बात कही है। उसके साथ साथ बार बार लोगों को कहा है कि मणिपुर को किसी भी तरह से डिवाइड करने नहीं देंगे, और जो यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं कम्युनिटीज़ के बीच वो सरकार जल्द बातचीत के माध्यम से इनका एक नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के सामने 4 राउंड फायरिंग ने पूरे मुंबई को सन्न कर दिया। पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि किसकी कारस्तानी है, लेकिन जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई के अमेरिका में रहने वाले भाई अनमोल बिश्नोई की तरफ से जिम्मेदारी ली गई। इस पूरे फायरिंग कांड में 3 देश, 5 राज्य और 5 किरदार सामने आ रहे हैं। उनकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि सलमान खान के घर के सामने जाकर फायरिंग करने वाले शूटर्स कौन हैं और इसके लिए उन्हें आदेश कहां से मिला था। जिसके नाम का सिक्का पिछले 35 सालों से चल रहा है, उस बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग ने मुंबई पुलिस के होश उड़ा दिए। बल्कि ये सवाल उठा कि आखिर सलमान के घर के बाहर फायरिंग क्यों हुई, इसके पीछे किसकी साजिश है, उस साजिश के तार कहां कहां से जुड़े हैं। फायरिंग के इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी जांच अब बांद्रा पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। क्राइम ब्रांच में भी करीब 15 पुलिस अधिकारियों की टीम जांच में जुटी है। इसमें सबको अलग अलग टास्क सौंपा गया है। इस मामले की संजीदगी को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि इस फायरिंग की खबर मिलने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे सीधे सलमान खान के घर पहुंच गए। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी फोन पर सलमान खान से बात की और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने और हर मदद का भरोसा दिया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों हमलावरों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इनमें से एक हमलावर काली और सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है, तो दूसरा हमलावर लाल टी शर्ट में। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी तस्वीर में लाल टी शर्ट वाले हमलावर का नाम विशाल उर्फ कालू है। विशाल उर्फ कालू की फोटो भी सामने आई है, जिसमें उसका चेहरा साफ नजर आ रहा है। इसके साथ ही ये फेसबुक पोस्ट भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है। विशाल उर्फ कालू की बदमाशियों को समझने के लिए आप इस ताबड़तोड़ फायरिंग वाली तस्वीर को देखिए। इसी कालू ने गुरुग्राम के रहने वाले एक स्क्रैप डीलर सचिन की रोहतक के एक ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या की थी। सचिन उस वक्त अपनी कार में बैठा हुआ था जब उसके परिवार वालों के सामने ही कालू ने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई। तब से विशाल उर्फ कालू फरार था और अब सलमान खान के घर के सामने हुई फायरिंग में उसकी ये तस्वीर आई है। विशाल उर्फ कालू गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है। बीते महीने उसने रोहतक में सचिन हत्याकांड को भी रोहित के कहने पर अंजाम दिया। अब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियां दोनों शूटर्स की तलाश कर रही हैं। खास बात यह है कि दोनों शूटर्स के बारे में सेंट्रल एजेंसियों के पास कई इनपुट हैं। गुरुग्राम के रहने वाले राहुल विशाल उर्फ कालू के बारे में कहा जाता है कि
कि वो गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है। कालू पर 5 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली और गुरुग्राम में उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। हत्या के साथ कालू पर फायरिंग, डकैती और बाइक चोरी के भी कई केस चल रहे हैं। सलमान खान जैसी बड़ी हस्ती और बॉलीवुड के नामचीन सुपरस्टार के घर के सामने फायरिंग करने के बाद कालू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनडीटीवी को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक बांद्रा बैंड स्टैंड से गैलेक्सी अपार्टमेंट की ओर हमलावर मोटरसाइकिल से आए, गैलेक्सी पर 4 राउंड फायर किए और फिर महबूब स्टूडियो की तरफ बढ़ गए। महबूब स्टूडियो के पास से यू टर्न लेकर माउंट मैरी चर्च की ओर गए। वहां उन्होंने अपनी बाइक माउंट मैरी के पास छोड़ दी और ऑटो रिक्शा से बांद्रा रेलवे स्टेशन गए। वहां से लोकल ट्रेन पकड़कर वो सांता क्रूज गए और फिर उनके वहां उतरने की जानकारी मिली है। पुलिस अब जांच करे कि आरोपी उतरकर वहां से एयरपोर्ट गए या फिर दूसरे किसी रास्ते से भाग गए। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी वारदात अंजाम देने के पहले पनवेल के ग्रामीण इलाके में एक जगह पर रुके थे। वहां उन्होंने एक डीलर से पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी थी। पुलिस अब उस डीलर, मोटरसाइकिल के पुराने मालिक और मोटरसाइकिल खरीदने में मदद करने वालों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में प्रशासन की सख्ती और सुरक्षा एजेंसियों की चुस्ती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना होने के बाद जिस फेसबुक पेज पर जिम्मेदारी ली गई थी, उस फेसबुक पेज का आईपी एड्रेस कनाडा का निकला है। पुलिस की जांच में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि अनमोल बिश्नोई नाम के एक फेसबुक पेज से पोस्ट कर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई। पुलिस को यह भी शक है कि इस फेसबुक पोस्ट को करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया गया होगा। सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि सलमान के घर के बाहर फायरिंग की साजिश अमेरिका में रची गई। इस फायरिंग का आदेश शूटर्स को वर्चुअल नंबरों से मिला। उसी तरह गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर हमलावरों के लिए हथियार मुहैया कराए गए। अब 5 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की पुलिस शूटरों की तलाश में जुट गई है। सूत्रों की माने तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की साजिश करीब 1 महीने पहले से हो रही थी। अनमोल बिश्नोई ने शूटरों के सिलेक्शन का जिम्मा अमेरिका में ही बैठे रोहित गोदारा को सौंपा था। उसकी वजह यह थी कि रोहित गोदारा के पास हरियाणा में और कई और जगहों पर कई प्रोफेशनल शूटर हैं और उसका जाल कई राज्यों में फैला हुआ है। इस बीच सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, साथ ही जांच भी उतनी ही तेजी से चल रही है। काला हिरन का शिकार का जो मामला है उसमें सलमान खान के गले की जो है फांस एक तरीके से बन गया है। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से काला हिरन से बिश्नोई समाज के रिश्ते को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सलमान खान को मारने की धमकी देता है, वो बेहद खतरनाक और कानून को मुंह चढ़ाने वाली बात लगती है। इस मामले में भारत के अलावा साजिश के तार अमेरिका और कनाडा से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश में 5 राज्यों की पुलिस उन 5 किरदारों की कुंडली खंगाल रही है जिनका नाम सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग से सीधा जुड़ता रहा है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की जान को खतरा है। वो खतरा उस बिश्नोई गैंग से है जिसके 5 किरदार सामने दिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा और विशाल उर्फ कालू। इनमें से लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, जो इस वक्त अमेरिका में रह रहा है। एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर यह दावा किया गया है, जिसकी एनडीटीवी पुष्टि नहीं करता, लेकिन उस पोस्ट में धमकी दी गई है कि यह फायरिंग सलमान खान के लिए पहली और आखिरी चेतावनी है। इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में भी लॉरेंस ने कबूल किया था कि उसने अपने भाई अनमोल बिश्नोई को सलमान खान को मारने का टास्क दिया था, क्योंकि 3 बार सलमान खान को मारने का प्लान फेल हो चुका था। लॉरेंस का बेहद खास गैंगस्टर संपत नेहरा साल 2018 में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी कर चुका था। हमले को अंजाम देने के पहले हरियाणा पुलिस ने नेहरा को गिरफ्तार कर लिया था।
उसने पूछताछ में सलमान खान पर हमले की पूरी प्लानिंग का खुलासा किया था। सलमान खान को बिश्नोई गैंग से खतरा है, ये बात मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस समेत लगभग सभी जांच एजेंसियों को पता है। रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गुर्गों के जरिए सलमान खान पर हमले का प्लान बनाया था, लेकिन मनमाफिक हथियार न मिलने से ये प्लान फेल हो गया। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खास गुर्गे नरेश शेट्टी को 2020 जनवरी में मुंबई भेजा था। वो करीब 1 महीने मुंबई में रहा। उसने पनवेल और गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी भी की, लेकिन मनमाफिक हथियार न मिलने से वो वापस लौट आया। नरेश शेट्टी झज्जर का रहने वाला है। एनआईए के सामने पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया कि उसके जो टॉप 10 टारगेट हैं, उनमें सलमान खान नंबर 1 पर है। लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक 1998 में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था। काले हिरण को बिश्नोई समाज पूजता है और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने का मौका लगातार तलाश रहा है। पिछले साल सलमान खान को एक धमकी भरा मेल भेजा गया। ये मेल रोहित गर्ग ने सलमान खान के करीबी रोहित गुंजालकर को भेजा। इस मामले में मुंबई पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 120 बी यानी कि कॉन्स्पिरेसी, 34 और 506 यानी धमकी देने का मामला दर्ज किया। इस मामले में आरोपी हैं लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गर्ग। बिश्नोई गैंग से खतरे को देखते हुए सलमान को मुंबई पुलिस ने Y+ श्रेणी सुरक्षा दी हुई है। दरअसल ऐसे कई मौके आए जब सलमान खान और उनके परिवार पर हमले की कोशिश हुई। जून 2022 में सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी उन्हें एक धमकी भरी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल कर दिया जाएगा। दरअसल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 1 महीने पहले केन्या होते हुए अनमोल अमेरिका भाग गया था। इसके लिए उसने फरीदाबाद से भानु प्रताप के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। लेकिन सलमान खान जैसे हाई प्रोफाइल हस्ती के घर के सामने फायरिंग की जिम्मेदारी जिस तरह अनमोल बिश्नोई ने ली है, उसके बाद ये तय है कि इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों का घेरा बिश्नोई गैंग पर और बढ़ेगा। मुंबई में पारस और सुनील सिंह के साथ दिल्ली में मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था और ताज़ा फायरिंग के बाद उसे कैसे और बढ़ाया गया है। सरकार की तरफ से सलमान खान को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई, लेकिन सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी पुख्ता है। कैसे है सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था और कौन है वो खास बॉडीगार्ड जो सलमान खान की हिफाजत के लिए 24 घंटों उनके साथ रहते हैं, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चारों तरफ सुरक्षा का घेरा और उसमें भी सलमान खान के साथ परछाई की तरह खड़ा रहने वाला शेरा, सलमान खान का पर्सनल बॉडीगार्ड। जब भी सलमान खान शूटिंग पर होते हैं तो शेरा की पर्सनल सिक्योरिटी रहती है। शेरा काफी सालों से पर्सनल गार्ड हैं जो इवेंट्स में पत्रकारों को सलमान खान से दूर रखते हैं। साथ ही स्टूडियोज में भी सलमान से मिलने वालों पर पैनी नजर रखी जाती है। लेकिन 14 अप्रैल को शाम 5 बजे सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के बाद सलमान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। सलमान खान को Y+ सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है। इसके अंतर्गत सलमान खान के लिए 11 सुरक्षा कर्मियों का जबरदस्त सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इनमें 2 कमांडो और 2 PSO शामिल हैं। साथ ही एक पुलिस वाली जीप भी हमेशा साथ साथ चलती है। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस भी हरकत में आ गई है। जानकारी के मुताबिक मुंबई ने सलमान खान की सुरक्षा में
पुलिस की संख्या बढ़ाई है। साथ ही लोकल पुलिस का भी सर्विलांस बढ़ाया गया है। इस बीच इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सलमान खान के लिए और सुरक्षा की अपील की है। बयान में जो कहा गया है उसका लब्बो-लुआब ये है कि जब सलमान खान ही सुरक्षित नहीं होंगे तो आम नागरिक की सुरक्षा को लेकर और चिंता पैदा होगी। सलमान खान फिल्मों में अपने योगदान के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और कड़ी होनी चाहिए। साथ ही फायरिंग करने वाले गैंग के खात्मे की भी अपील की गई है। काला हिरण मामले में सलमान खान को पिछले 25 वर्षों से धमकियां मिल रही हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मजबूत होने के कारण पिछले कुछ सालों में ये धमकियां और बढ़ गई हैं। ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि काले हिरण और बिश्नोई समाज के रिश्ते की आड़ में कहीं बॉलीवुड से फिरौती की कोशिश तो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग नहीं कर रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। चलिए, अभी के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें, आज शाम 5:30 बजे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू। आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है। तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है? गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है। देश के सामने एक अवसर है कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम।